तो जरूरी सवाल में लगातार हम बात कर रहे हैं कि एफडीआई खुदरा बाजार में क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, इसके ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की थी और करीब करीब तमाम हमारे मेहमान जो हैं, अगर उसमें बहुत ही बहुमत देखा जाए तो बहुमत उन लोगों का है जो ये समझते हैं कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश अगर आया तो भारत कृषि प्रधान देश जिसे हम कहते हैं उसके लिए ये एक बहुत बड़ा अभिशाप होगा। बिल्कुल ठीक, शायद हमको ये उनकी दलीलें मान लेनी चाहिए, लेकिन जिस आर्थिक दौर से हम गुजर रहे हैं, जिन आर्थिक विषमताओं से हम गुजर रहे हैं, उन आर्थिक विषमताओं में सवाल यह है कि फिर हम करें क्या, इसका हल क्या है। आज इस भाग को, जरूरी सवाल के इस भाग में हम शायद यही जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर दत्ता से। डॉक्टर दत्ता, हम क्या करें अगर विदेशी निवेश को न लाएं, जिसके लिए लगभग तमाम सरकारी जो जोर है वो हम देख रहे हैं, उसको अगर हम नहीं मानते हैं तो सरकार हमको क्या करे कि हमारी आर्थिक स्थितियां, हमारा जीडीपी ऊपर चला जाए। नजीम जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आना चाहिए, सेक्टर वाइज होना चाहिए। प्रमुखता से जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जो सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे एजुकेशन हुआ आपका, फिर टेक्निकल एजुकेशन हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, फिर उसके साथ साथ आपके तमाम जिस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की टाई अप हो, इन सब चीज़ों पे डेफिनेटली एफडीआई वेलकम है और अच्छी चीज़ है। सुपीरियर टेक्नोलॉजी देश में आना चाहिए भी और उचित भी है। पर सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे सेक्टर जो हिंदुस्तान का बैकबोन है, ऐसे सेक्टर को क्या विदेशी पूंजी के लिए खोलना उचित है, और अगर उचित है तो किस हद तक उचित है और उसका परिणाम क्या होगा। डॉक्टर, हम आपको यहां पे रोकेंगे, हम चलते हैं डॉक्टर अखिलेश के पास। डॉक्टर अखिलेश, क्या लगता है आपको कि जब कोई निवेश कहीं से आप निवेश के लिए किसी से कहते हैं तो उसको शायद हमें लगता है कि उसको कुछ अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो आप उसको जब लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमारे यहाँ इतना बड़ा बाजार है और आप आइए। अगर जी, मैं आपकी दत्ता साहब की, डॉक्टर दत्ता के साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, पैसे आने चाहिए, टेक्नोलॉजी में आने चाहिए, एजुकेशन में आने चाहिए, स्पेस रिसर्च में आने चाहिए, और रिटेल में आने से पहले हमें काफ़ी मैच्योर होना चाहिए, काफ़ी चेक एंड बैलेंस को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि जो गलतियाँ फॉरेन कंट्रीज में हुई हैं वो यहाँ ना हो। मैं इसके बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, लेकिन बीच का रास्ता हमको अपनाना चाहिए, कोई एक बीच का रास्ता, जिससे कि हमारी मार्केट भी बची रहे, किसान भी बचे रहें और हमारे पास पैसे भी आए, टेक्नोलॉजी भी आए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एजुकेशन में पैसे ले लें, स्पेस रिसर्च में पैसे ले लें, जो हमें चाहिए वो हम ले लें, जो उनको चाहिए हम उनको ना दें। हम उनको वहां पे भी वेलकम कर सकते हैं विथ सम कंडीशंस। बहुत अच्छी बात कही अखिलेश आपने। शायद हम चर्चा में अपने और दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं। हम चलते हैं के अरगल जी के पास। के अरगल, आपको लगता है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि विदेशी निवेश खुदरा बाजार में नहीं आना चाहिए, सवाल यह है कि इस वक्त जिस आर्थिक विषमताओं से देश गुजर रहा है उसके लिए अगर विदेशी निवेश को लाना एक सहयोग की तरीके से सरकार देख रही है तो आखिर इसमें बुरा क्या है, और अगर बुरा है तो फिर आर्थिक विषमताओं को कैसे दूर किया जाए? नहीं, देखिए, जहाँ तक आर्थिक विषमताओं का सवाल है तो हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है। हम दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमिक फील्ड का, बैंकों का जो सिस्टम है जो पूरा, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत फुल प्रूफ है। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी न सिर्फ बैंकों का फुल प्रूफ है, बल्कि हमारे जो आम लोग हैं वो प्लास्टिक मनी पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। जो मेजॉरिटी है वो आज भी पैसे दे के सामान खरीदना पसंद करती है बनिस्बत की प्लास्टिक मनी यूज़ करने के। और हमारे यहाँ जो बैंक्स फाइनेंस देते हैं वो भी बहुत मतलब सिक्योर्ड वे में फाइनेंस देते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह लेने के बाद ही वो देते हैं। इसलिए हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जब पूरे दुनिया में रिसेशन आया तो हमारे यहाँ उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ।
तो ये कहना कि साहब हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ये बिल्कुल गलत है। और अपने जी अर्गल जी, हम आपको यहाँ पे रोकेंगे, हम चलते हैं सीधे जबलपुर अजित वर्मा जी के पास। अजित, आपको क्या लग रहा है? जाहिर सी बात है कि जो बात डॉक्टर अखिलेश ने कही, जो बात डॉक्टर दत्ता कह रहे हैं, जो बात के अर्गल जी कह रहे हैं, हमने थोड़ा अपने चर्चा के तस्वीर को पलटा है कि आखिर फिर हमें चाहिए क्या जिससे हमारी अर्थव्यवस्था एक उस मुकाम पे पहुंच सके, उस स्तर के ऊपर पहुंच सके जहां पे हम कह सकें कि हम दूसरे और देशों के मुकाबले अपने आप को खड़ा हुआ पाएं। नाज़िम, ये जो भूमंडलीकरण का एजेंडा है, स्टेप बाय स्टेप उसको लागू करने के लिए भारत की सरकारें वन आफ्टर अदर साजिशें करती रही। पहली साजिश ये कि देश के ग्रॉस जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटा दिया जाए। साजिश के साथ, योजना आयोग की सहमति के साथ एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगातार टारगेट फिक्स करके घटाया जा रहा है। ये एक बड़ी साजिश है। और ये जिस तरीके से अभी आकाश जिंदल जी ने कहा, जिस तरीके से दत्ता जी ने कहा कि हमारे, जिस तरीके से कृष्णवीर जी ने कहा कि हमारे यहाँ रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज नहीं है, हमारे यहाँ भंडारण की फैसिलिटीज नहीं है, वेयर हाउसेस कम है, क्या पिछले 20 सालों में सरकार ने इसके लिए कोई भी कदम उठाया है? क्या प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इस तरफ कुछ करने की कोशिश की है? क्यों हमारी भंडारण क्षमता नहीं बढ़ी? क्यों हमारी रेफ्रिजरेशन की क्षमता नहीं बढ़ी? ये साजिश है, 20 साल से चल रही है, 25 साल से चल रही है, धीरे धीरे हमारे एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर देने के लिए। इसीलिए मैं कश्मीर चौधरी जी से हमेशा सहमत होता हूं, ये साजिश है और साजिश का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। रिटेल को लाने के लिए ही जानबूझ के हमारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब की जाती है। इसको ऑर्गेनाइज करने में कोई बड़ी भारी कठिनाई नहीं है। आखिर को हमारे पूरे देश में पीडीएस सिस्टम है, उस पीडीएस सिस्टम को मजबूत करके हमारे जो रिटेलर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी नहीं देके, उनको फैसिलिटीज देके उनको मजबूत क्यों नहीं किया जाता? हमारी अजित इसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि चल देते हैं आकाश जिंदल जी के पास। आकाश, इतने लोगों ने जो बातें की हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, अखिलेश साहब ने वही बात कही है जो मैं कह रहा था कि चेक्स एंड बैलेंस और सिस्टम ऐसा रखा जाए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, उस पैसे और टेक्नोलॉजी से हमें फायदा हो। वही चीज मैं कह रहा हूं। जहां तक भंडारण की बात है, जहां तक स्टोरेज की बात है, जहां तक सप्लाई साइड की बात है, मेरे हिसाब से मेरे सारे मित्र इस बात का एंडोर्स कर रहे हैं कि हमारे पास वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सरकार को करनी चाहिए थी। और शायद मेरे सारे मित्रों ने इस चीज को एंडोर्स किया है कि वो पिछले 25-30 साल से नहीं हुई है, जिसका नुकसान हमारे किसान मित्र को हुआ है, हमारे कंज्यूमर को हुआ है। मेरा क्वेश्चन सारे इस इशू में कहीं साइड स्टेप हो गया है। मैं यहां जीडीपी ग्रोथ की नहीं बात कर रहा, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि आज किसान और कस्टमर दोनों की क्या हालत है। मैंने जो जिस प्रश्न का जवाब दिया था वो प्रश्न शायद कहीं गुम हो गया कि हमारे किसान मित्र को आलू सेकने पड़े, कस्टमर को 26 रुपए में खरीदने पड़े। क्या मेरे मित्र इस स्ट्रक्चर से सहमत हैं? इस चीज का मैं जवाब देना जिंदल साहब, इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा आपको। जवाब ये है कि सप्लाई मैनेजमेंट की जो आप लगातार गुहार लगा रहे हैं, उस सप्लाई मैनेजमेंट को सुरक्षित करने के लिए और ठीक करने के लिए हमें विदेशी पूंजीवर्ग की आवश्यकता नहीं है। यहां पे जो होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक ट्रेडिंग पे पूरे देश भर में बैन लगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जितने सारे ब्लैक मार्केटियर्स है, होर्डर्स है, उन पे अंकुश लगना चाहिए। और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट लॉबी जो जानबूझ के प्राइसिंग को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं, वहां पे कानून इस तरह का होना चाहिए कि इस चीज पे अंकुश लगे। सरकार के पास इस चीज को लेकर अगर बैकबोन है और सरकार अगर इस दिशा में सोचती है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि विदेशी इन्वेस्टर्स की जरूरत है इस चीज के लिए। दूसरी बात, अमेरिका की इकोनॉमी का जो गुहार लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी इतना ज्यादा तरक्की किया है, मैं आज के डेट में दावे के साथ कह सकता हूं कि चीन के इकोनॉमी के चलते, भारत की इकोनॉमी के चलते अमेरिका की इकोनॉमी सुरक्षित है। अमेरिका को भारत और चीन की जरूरत है, हिंदुस्तान और चीन को भारत की अमेरिका की जरूरत नहीं है। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजीत जी।
अजीत जी कुछ कह रहे थे। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारी भारत की सरकार पिछले 25 सालों से साजिश कर रही है, हमारी आत्मनिर्भरता को खत्म करने की कोशिश कर रही है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को पश्चिम का बाजार बना देने की कोशिश हो रही है। चौधरी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मेरा सवाल आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्यों नहीं लाते एफडीआई लाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लाओ ना, पावर में लाओ, सड़कों में लाओ, रेलवे में लाओ, आपका एयर सर्विसेज में लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं लाते एफडीआई को रिटेल में घुसेड़ने पे क्यों? अजीत जी चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी अजीत जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हैवी इंडस्ट्रीज में, पावर में, सड़कों में, एयरलाइंस में, उसमें लाने में क्या दिक्कत है? मेरा सवाल यह है कि प्रोडक्टिविटी कहां चली गई? और जरा जिंदल जी ये तो बता दें कि 2010-2011 में 26 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा आई थी, 18 बिलियन डॉलर तो चली गई भारत से बाहर। ये सब खेल जो है, ये जीडीपी का जो फ्रॉड है कृषि के साथ, हर साल 10 से 10.5% का नुकसान किसानों के साथ। प्लानिंग कमीशन में बैठ के जिस तरीके की साजिश और कृषि भवन में जिस तरीके से फर्जी आंकड़े करे जा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। एक उदाहरण नकवी, एक उदाहरण बहुत है नाजिम जी। बीटी कॉटन को देश पर थोपकर आज महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ में 1 किलो देसी कपास का बीज नहीं छोड़ा। इस मॉन्सेंटो एक कंपनी ने, वॉलमार्ट और मॉन्सेंटो एक ही है, इंडो यूएस नॉलेज इनिशिएटिव के नाम पर दोनों कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें है। ये देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर साजिश। और अभी महंगाई से रो रहे हो, अगर इनके हवाले कर दिया बाजार तो महंगाई डॉलर में होगी। झूठ बोलते हैं ये लोग, रुपए में नहीं होगी। आकाश जी क्या दुर्गति होगी इस देश जी? आकाश जिंदल कुछ कहना लोगों को। अगर देश दुनिया में कहीं ये पता लग जाए कि दाल की शॉर्टेज है या खाद्य तेलों की इतनी शॉर्टेज ज्यादा हो गई हिंदुस्तान में, तो उसके दाम एकदम शूट अप करते हैं, 2 गुने 3 गुने हो जाते हैं। ये तो भारत की स्थिति है ग्लोबल बाजार में। और सब सारे अफ्रीकन देशों का उदाहरण कम है, वहां कॉफी और कपास पैदा करवा के उनको भीख का कटोरा हाथ में दे दिया। ये इनकी बाजार की ताकतों की। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चौधरी साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। आकाश जी, ये मुश्किल से 80,000 लोग हैं जो देश की पूरी मुद्रा को लूट रहे हैं और जीडीपी, रियल एस्टेट और शेयर मार्केट का फ्रॉड है। चौधरी साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। आकाश जिंदल का पैसा आ रहा है। जी आकाश जिंदल बोलिए। संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को लुटा दिया। अरे कल तो पूरे देश में देखिए ऐसा है, मैंने बात वही की है कि स्ट्रक्चर, इसका सिस्टम ऐसे बनाए जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए तो उसके लिए लॉक इन। पहली बात, जो पहला इशू रेज किया गया है 2 लोगों की तरह कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और एकदम वो चिड़िया की तरह फुर्र हो जाए, उसका सिस्टम हिंदुस्तान ने ढूंढ लिया है। मेरे दोनों को पैनलिस्ट को मैं इस पे अपडेट करना चाहता हूं। इंश्योरेंस के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी, उसमें क्लियर कट रेगुलेशन था कि इतना मिनिमम लॉक इन पीरियड रहेगा, उससे पहले आप इतना स्टेक नहीं सेल कर रहे। मेरी बात को शायद ध्यान से नहीं सुना जा रहा, वही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि आएगी और चिड़िया की तरफ फुर्र हो जाएगी, कि उसमें आप सिस्टम ऐसे बनाए कि उसके लिए लॉक इन पीरियड रखें, उससे पहले वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं हो पाएगी। इस चीज का रेगुलेशन बनाया जाए। दूसरी बात, मैं हमेशा से इस चीज के फेवर में रहा हूं। देखिए मुझे अब जवाब तो देने दीजिए, अगर आप मुझे जवाब ही नहीं देने देंगे तो मेरे ख्याल से वो जो है कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और पहलू पे लेके जाना चाहता हूँ। एसईजेड को लेके आकाश जिंदल जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और जवाब चाहता हूँ। एसईजेड बिल लाया गया था, एसईजेड के माध्यम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरे देश भर में खोल दिया गया था। उसका हशर क्या हुआ वो हमें पता है। एसईजेड के चलते क्या हुआ और उसके चलते किस तरह से हमारे देश की कृषि और छोटे उद्योग तहस नहस हुए, जिसके चलते मजबूरी में जो वो एसईजेड बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ था यूपीए 1 सरकार के दौरान, यूपीए 2 सरकार ने उसी एसईजेड बिल को नल एंड वॉइड किया है। क्योंकि हकीकत सबको दिखाई दिया था कि गुड़गांव में क्या हुआ था, नंदीग्राम में क्या हुआ था, सिंगूर में क्या हुआ था, केरल में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था। तो ये जो फ्रॉड है इंटरनेशनल मार्केटर्स का और इंटरनेशनल कंपनीज का, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि क्योंकि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, कॉर्पोरेट लॉबी के सामने अपना गिरवी मत कीजिएगा और उनका जो एजेंडा है उस एजेंडा को भारत के लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिए। बजाय इसके कि हम मुद्दे से भटक के जब एसईजेड शुरू किए थे तब ये कहा था 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा है, और आज 1,70,000 करोड़ का रिवेन्यू लॉस छोड़ के बहस नहीं हो सकती। रिपोर्ट कहती है
आपने क्या किया? 6 करोड़ लोगों को, किसानों को बर्बाद कर दिया। ये SEZ है। और कहां गए 50 लाख लोग? आज कॉमर्स मिनिस्ट्री की खुद आप देख लीजिए, मात्र 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। और सुन लीजिए, आप जो कहना चाहते हैं, आप इस देश को धोखा मत दीजिए। जी चौधरी साहब, अगर इस तरह से बात होगी तो फिर शायद हम कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। जैसा कि डॉक्टर आकाश जिंदल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय जरूरी सवाल के इस मंच के ऊपर हमारे तमाम मेहमानों का जो गुस्सा है, वो गुस्सा शायद व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है, देश की तमाम और बुनियादी जरूरतों को लेके है, देश की जनता के मानस को समझते हुए है, देश की जनता को समझते हुए है। ये गुस्सा क्या सरकार को नहीं दिखाई देता? आपसे एक सवाल आकाश जिंदल जी। जी बिल्कुल, सरकार को आम आदमी का, हमारे व्यापारी मित्रों का, किसान मित्रों का गुस्सा और पर्टिकुलरली उनका पक्ष बिल्कुल देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और इस बात को मैं नाज़िम साहब बिल्कुल समर्थन करता हूं कि सरकार को हमारे दुकानदार मित्र का, हमारे किसान मित्र का पक्ष पहले रखना चाहिए। हमें यहां पे कोई विदेशियों के फायदे के लिए नहीं बैठे हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे किसान मित्र को इकोनॉमिकली हम पावरफुल कैसे बनाते हैं, उसके बाद हमारे कस्टमर के लिए वैल्यू कैसे मिलती है, हमारे कस्टमर को सामान सस्ते मूल्य पे कैसे मिलता है। जी आकाश जी आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। एक इंदौर से एक कॉलर इस प्रोग्राम को देख के हमसे बात करना चाहते हैं। ताराचंद जी बोलिए। सर जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो गतिविधियां इस देश में और नेताओं जो चल रही हैं और हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो जी, तो आने वाले समय में सर मुझे कुछ ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि ये देश सर बिकेगा। जी ताराचंद जी, इस बात को हम, जाहिर सी बात है कि इस समय पैनल के ऊपर बैठे हुए तमाम मेहमानों ने भी सुना। डॉक्टर अखिलेश क्या कहेंगे आप? मैं बस इस बात से सहमत हूं डॉक्टर दत्ता की कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, स्पेस रिसर्च, इन सब में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तुरंत इनवाइट करना चाहिए। और रिटेल के लिए हमें अभी सोचने की ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है और मंथन की ज़रूरत है, उसके बाद हम कुछ फैसला ले सकते हैं। जी, तो डॉक्टर अखिलेश का कहना है कि मंथन की ज़रूरत है। लगातार शायद हमारे पैनलिस्ट, हमारे तमाम मेहमान ये बात करते रहे हैं कि मंथन की ज़रूरत है, एक चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं कि कहीं पे ऐसा न हो जाए कि जिस तरीके से SEZ के मामले में हमने जो हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया उसको वापस लिया, उसको नल एंड वाइट किया, और जिस तरीके की बात डॉक्टर दत्ता ने की, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये डर भी हमारे सामने है। और हमें लगता है कि हमारे केंद्र की सरकार जो है वो इस तमाम चीज़ों को भी समझ रही होगी, लेकिन उसके बावजूद न जाने क्यों लगता यह है कि जैसे चारों तरफ से एक प्रेशर बनाया जा रहा है, एक तरीके से घेराव किया जा रहा है कि देश इस मानसिकता को मान ले कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश एक बहुत वक्त की जरूरत है और इसको होना ही चाहिए। बहरहाल, अगर हम, समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, हम अपने तमाम मेहमानों से और बात शुरू करते हैं के अर्गल जी से कि के अर्गल जी, अगर आपको सरकार के सामने ये कहना पड़े कि एक 30 सेकंड आपको दिए जाएं कि आप सरकार से बात कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरा फोन कट गया, बोलो। के अर्गल जी, अगर आपको 30 सेकंड सरकार देती है कि आप बात कर सकते हैं, देश की सरकार जो है वो आपकी बात सुनना चाहती है, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि FDI किसी भी हालत में भारतवर्ष में नहीं आना चाहिए। आए तो कुछ अलग सेक्शन या जो फील्ड्स हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डॉक्टर दत्ता ने कहा, चौधरी साहब ने कहा, और भी कई फील्ड्स हैं जिसमें FDI लाई जा सकती है। लेकिन जहां तक रिटेल का सवाल है, उसमें FDI बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। जी, डॉक्टर अखिलेश, आप क्या कहेंगे सरकार से? मैं बस यही कहूंगा कि हमें किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं करना चाहिए, व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए, सारी संभावनाओं पे एक बार फिर से सोचना चाहिए, सबके विचार लेने चाहिए, किसान, रिटेलर, सबका, और कुछ जो हमने सबक फॉरेन कंट्री से सीखी है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि कैसे हम उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, क्या कुछ इसमें से कुछ फायदा हो सकता है। ये बात सही कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, एजुकेशन, इन सब में FDI आती है तो हमें इनवाइट करना चाहिए। डॉक्टर दत्ता, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे?
सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे एफडीआई आना चाहिए। रिटेल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कृषि में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ सप्लाई और डिमांड का जो इक्वेशन है उसको सरकार खुद ही ठीक कर सकती है। डॉक्टर चौधरी आप क्या कहेंगे? 30 सेकंड है, सरकार आपसे बात कर रही है। राष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम ना बनवाए सरकार, देश की खाद्यान्न सुरक्षा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले ना करे सरकार। दुनिया का उदाहरण है, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या उदारीकरण की नीतियों की वजह से की है। दुनिया का कोई और देश होता तो कई सरकारें बदल जाती, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। देश के प्राकृतिक संसाधनों को जो लूट हो रही है, ये जो बड़ी ताकतें लूट रही हैं, ये बंद होना चाहिए। ये देश की संपदा है, देश के नागरिकों का। डॉक्टर चौधरी आप जो कह रहे हैं, और अंत में अजित आप क्या कह सकते हैं अगर सरकार आपको 30 सेकंड दे रही है तो? नाज़िम, मैं तो सीधी सी बात कहता हूं कि भूमंडलीकरण की अंधेरी सुरंग में से निकलना चाहिए, अपने देश को, अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। और जिस तरीके से जिंदल जी ने बार बार कहा है कि पहले स्ट्रक्चर हो जाए, सिस्टम हो जाए, फिर एफडीआई आए, तो पहले वो सिस्टम और स्ट्रक्चर दिखा तो दो कि कहां है। सरकार की पॉलिटिकल विल तो दिखाओ कि कहां है, कहां सरकार सबक लेना चाहती है। तो अभी जिस तरीके से अजित वर्मा जी का कहना है, जो हम किसी मेहमान को जब अपने यहाँ बुलाते हैं तो अपने घर की सफाई करते हैं, अपने रंग रोगन करते हैं, अपनी दरियां बिछाते हैं, ताकि मेहमान आने वाला उसको ये ना लगे कि वो जहां आया है वो सिर्फ देने के लिए आया है, उसके पास यहां से लेने के लिए कुछ नहीं है। शायद यही दर्द अजित वर्मा का है। बहरहाल, ये हमारे जो इस वक्त के पैनलिस्ट हैं, जरूरी सवाल में इन्होंने अपनी बात रखी। शायद सरकार इसको संज्ञान में लेगी, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। रिटेल में एफडीआई आना चाहिए या नहीं, इसको लेकर किस तरह से असमंजस बना हुआ है, आज की हमारी ये चर्चा उसकी एक बानगी है। रिटेल में एफडीआई के आने के बाद किसान न कर्ज में फंसेगा और न ही कर्ज की वजह से मरेगा, यह कहना है सरकार का। लेकिन वो देश जिनमें एफडीआई लाया गया है, वहां की सरकार के इस तर्क से बिल्कुल उल्टी तस्वीर पेश करते हैं। इसलिए हमारे यहां विदेशी निवेश को लेकर जो खौफ है वो शायद गलत नहीं है। इसलिए खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी के आने से किसानों के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, इस सपने को परखना शायद बहुत जरूरी है। सवाल देश की एक बड़ी आबादी का है, इसलिए विरोध जायज है। लोकतंत्र में असहमतियों के बावजूद चीजों को संभव बनाना भी एक कला होती है। लिहाजा अगर सरकार को लगता है कि देश के सुनहरे भविष्य के लिए रिटेल में एफडीआई जरूरी है, तो तमाम विरोधों के बावजूद इसे कैसे लाया जाए, इसका रास्ता भी सरकार को ही तलाशना होगा। बात है देश को विश्वास में लेने की, जो फिलहाल दिखाई नहीं देता। जरूरी सवाल में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।